हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। XYZ company issued 50,000 shares at the rate 10 each. XYZ company issued 50,000 shares at the rate 10 each as follows. Rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 5 on first and final call. अलॉटमेंट पे 3, एप्लीकेशन पे 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5। 10 रुपए का शेयर था। आगे लिखो, all the monies due were received on time. All the monies due were received on time. ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कितने लोगों से पैसा मांगा था हमने? 50,000 लोगों से। यहाँ ब्लैक पेन बड़ा नहीं था क्या? ब्लैक पेन बड़े थे यहाँ पे। चलो बैक। हाँ जी, सबसे पहले 50,000 into 2, 50,000 into 2, 50,000 into 2, 50,000 into 3, ठीक है ना, और 50,000 into 5। ठीक है जी, मेरा ख्याल है आपने भी उसी के अंदर लिख दिया होगा। अलग से लिखना है, लिख लो, जल्दी से लिखो, जल्दी से जर्नल एंट्री बनाओ, परेशान मत होना, मेरे पास पहले से लिखा हुआ था। देखो बच्चों, सुनो, इधर सुनो, ये तो था एड पार का केस। एड पार के केस में क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू सेम होती है। ठीक है जी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, एक्स्ट्रा अमाउंट, देखो ब्रांड वैल्यू किसी कंपनी की बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है उस कंपनी की, और उस कंपनी के शेयर इशू कर रही है वो, तो सोचने वाली बात है कि वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे रिसीव करेगी। और अगर वो ऐसा कहती है, मतलब नॉर्मली क्या चीज होती है? नॉर्मली होती है कि हम ये कहते हैं, कंपनी ये कहती है ये हमारा 100 रुपए का शेयर है, आप इसे 100 रुपए में ले सकते हैं। दूसरी सिचुएशन, कंपनी कहती है आप हमारा 100 रुपए का शेयर 120 में ही खरीद सकते हैं, यानी कि 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उसको कहते हैं एड सिक्योरिटी प्रीमियम। और तीसरी सिचुएशन होती है, कंपनी ये कहती थी कि आपको हम अपना शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे, 100 रुपए का शेयर 95 में ले लो, कहती थी, और आज भी कहती है कि हम 100 रुपए का शेयर आपको 95 रुपीस में दे देंगे अगर आप कोई स्पेशल है तो हमारे लिए। सिचुएशन समझ में आई? एक बार फिर से बोल देता हूं, एड पार 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए में ले लो,
जनरल पब्लिक को ये बोला गया एट प्रीमियम 100 रुपए का सामान है 120 में ले लो। सिचुएशन 2। सिचुएशन 3, पहले क्या होता था, डिस्काउंट में भी दिया जाता था। 100 रुपए का सामान 95 में ले लो, ये होता था। अब नहीं होता, लेकिन अब क्या होता है, 100 रुपए का सामान 95 में ले लो अगर आप हमारे लिए स्पेशल हैं तो। सर पहली दो तो सिचुएशन क्लियर है। तीसरी सिचुएशन का पार्ट ए भी क्लियर है कि कंपनी पब्लिक को डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर इशू नहीं कर सकती। ये स्पेशल कैटेगरी कौन है, कोई बताएगा मुझे? कोई बताए? कंपनी के एम्प्लॉइज। हाँ जी, मतलब मजा सा आ गया मुझे तो। कंपनीज के एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ऐसा बोलना, कंपनी कैन इशू द शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऐसे मत बोलना, हाँ अपने एम्प्लॉइज को। बात समझ में आई? ओके, मतलब कुछ अच्छा सा प्रोफेशनल वर्ड होता है तो वो अच्छा लगता है। आपकी भी तो अपग्रेड होनी चाहिए ना नॉलेज। ओके, तो सर डिस्काउंट में शेयर इश्यू नहीं किए जा सकते, लेकिन एक्सेप्शनली किए जा सकते हैं कंपनीज के एम्प्लॉय को। ओके ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूंगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम एड सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैं एक एंट्री लिखूंगा और आप मेरा थोड़ा उसमें साथ देंगे। मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया, कंपनी शेयर जो है इश्यू कर रही है और सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए रिसीव कर रही है। तो हमारी आदत होती थी अलॉटमेंट पे लेने की। क्या एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है, अलॉटमेंट पे भी लिया जा सकता है, दोनों पे भी लिया जा सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ भी लिया जा सकता है, कहीं पे कभी भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो मैं कह रहा था ना, कंपनी से हम कब मिलते हैं, जब मिलेंगे तभी देंगे ना सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसका मतलब मिलते हैं कहां पे? अलॉटमेंट पे। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर अलॉटमेंट होता है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब मैं ना एक चीज लिखने जा रहा हूं, जनरल एंट्री लिखने जा रहा हूं यहां पे। इसको सारे को हटा देता हूं। ठीक है, और मैं ये जनरल एंट्री लिखता हूं। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या थी अलॉटमेंट की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और फिर रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल, ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों होता है? ये इनकम होती है। ऑप्शन ए, ये इनकम होती है, इनकम बढ़ जाती है जैसा कि आपने बोला, और इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। और भी बोलो, और किसी के दिमाग में कुछ हो, गलत हो सही हो वो बात अलग है, बताइए, बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, क्या आप भी यही मानते हैं? भाई मानते हैं तो हाँ बोलो, तो ना बोलो। या तो मेरे हाथ में गन दिखाई दे रही है क्या? यकीन मानो तुम यहां से जिंदा ही वापस जाओगे इस सवाल का गलत जवाब देने के बाद, लेकिन कम से कम सीख के तो जाओ। तो ये रहा तुम्हारा आंसर कि ये इनकम होती है। गलत जवाब। आप हार गए हैं 5,000 रुपए भी, और यहां से दफा किए जाते हैं। ऐसा ही करेगा ना अमिताभ बच्चन? 5,000 के लिए होता है पहला प्रश्न, किसके लिए, कितने लिए? ये कौन? सीरियस? चलो मैंने ही ज्यादा आंक लिया था।
अच्छा सुनो, तो ये गलत। लेकिन इस बच्ची ने ना अब धीरे धीरे जैसे ही कुछ बोलना शुरू किया था, मैंने कहा बस तेरा हो गया। ये ना एक बात और बोल रही थी जिसने ये गलत जवाब दिया, कहती है लेकिन उसको तो हम रिजर्व में लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो ये इनकम मैंने बोल के शायद गलती की है, वो खुद ही कह रही। तो उसका गलत भी कहीं तक सही जा रहा था, लेकिन मैंने उसको चुप करा दिया था बीच में ही। मैंने कहा हाँ अब तू चुप कर जा, तू पास पहुंच जाएगी, वरना फिर मैं सिखाऊंगा कैसे, फिर मेरा रोल तो यही प्ले कर देगी, फीस भी यही कलेक्ट कर लेगी। तो देखो मेरी बात सुन बेटा, ये इनकम नहीं है, ये लाइबिलिटी है। अच्छा एक बात छोड़ो, ये लाइबिलिटी क्यों है, इस चीज के ऊपर आती हूं। एक बात बताओ, एक सिचुएशन, मैंने आपसे 100 रुपए का सामान आपको दिया 120 में, इशू करते समय मैंने शेयर इशू किया और मैंने ठोक बजा करके बोला, मैंने कहा कि मैं 100 रुपए का शेयर आपको 120 में दे रहा हूं, और रिडम्पशन करते समय आपको ये बोलूं ये लो 100 रुपए, इतने ही दिए थे ना तुमने, तो तुम कहोगे सर हमने तो 120 दिए थे। मैंने कहा लेकिन वो तो एक्स्ट्रा थे ना, मेरी ब्रांड वैल्यू। हाँ है, ये ब्रांड वैल्यू का अमाउंट, तो ये मेरी ब्रांड वैल्यू के, कल लक्ष्मी नगर में एक बच्चा ये कह रहा था अगर ये ब्रांड वैल्यू या गुडविल का अमाउंट है तो ये एसेट बढ़ गया ना, इसलिए। मैंने कहा एसेट बढ़ता है तो बेटा डेबिट होता है, ये तो क्रेडिट हुआ। कहता अच्छा अच्छा हाँ फिर ठीक है। मतलब मैं गलत, मतलब वो और भी ज्यादा गलत था। फिर वो उसी एसेट के ऊपर काम कर रहा था, कह रहा गुडविल अबॉलिश होगी तो फिर क्या होगा, अमोर्टाइज होगी तो क्या होगा। मैंने कहा छोड़ दे, गुडविल की तरफ जाना छोड़ दे, गुडविल तो इसका जवाब है ही नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, सोच करके देखो, एक ऐसी सिचुएशन, लेते समय तो मैंने आपसे 120 लिया और देते समय 100 रुपए दे दूं, कैसा लगेगा। बाहर जाकर के बोलोगे बड़ा चोर आदमी है, इसको इन्वेस्ट मत करना इसकी कंपनी में, ब्रांड वैल्यू के नाम पे पैसा एक्स्ट्रा ले लेता है और देते समय एट पार पे रिडम्पशन कर देता है, तो अपने आप ब्रांड वैल्यू नीचे आने लग जाएगी। और कैसा हो सेकंड केस, अगर लेते समय बोलूं 100 रुपए का सामान है 120 रुपए लूंगा और तुम दे भी दो, और जाते समय तुम्हें बोलूं और भाई साहब कैसे हो, ये लो 100 रुपए और 40 रुपए ऊपर से बच्चों के लिए मिठाई खरीदते जाना, 140 रुपए आ गए जेब में। यानी कि लेते समय 120 लिए और देते समय 140 दिए। बाहर जाकर के बोलोगे कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, 20 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के चलता है, और जाते जाते दरवाजे से भी पूछोगे नेक्स्ट बिड कब आ रहा है बताओ ना, मेरे को फिर कमाने का है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है जाने के लिए, लायबिलिटी है। जिस दिन लिया ना उस दिन मेरा बैंक अकाउंट तो बढ़ गया, देखो अगली एंट्री में बढ़ेगा, ठीक है, रिसीव पे बढ़ जाएगा। जिस दिन लिया कैश में लूंगा बैंक बढ़ जाएगा, और यहां पे लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लिया है देने ही के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोरा, बात समझ में आई। तो ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी अराइज हो गई है। और जब ये रिजर्व यानी कि लायबिलिटी अराइज हो जाती, बैलेंस शीट में आती, किसी ने देखा क्या कभी सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हुए, कभी देखा कहीं? टॉर्च मार के देखना किसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, शायद आज तक तुम अंधेरे में थे, कहीं देखा? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, सबने बैलेंस शीट के अंदर अंडर रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम को देखा, तो ये हमारी लायबिलिटी है सर, ये हमारी इनकम नहीं। ठीक जी, ओके। इंटरव्यू में मेरी बेइज्जती तो नहीं करवाओगे ना, भगवान करे मेरे ही जैसे किसी पर्सन। और एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, अपने अंदर है ना एक रिस्पेक्ट भी आती है जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। जैसे अगर मान लो 12th क्लास की तरह अभी भी पास हो गए, निकल गए, तो नॉलेज तो हुई नहीं, बस पास ही हूं, और एक ना एक दिन तो सामने कोई ना कोई आएगा जो सुपीरियर होगा, तब बड़ा एम्बैरेसिंग फील होगा। इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट जो सिखाए जाते हैं उसको सीखा भी करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रीमियम, आपको जनरल एंट्री पहले से आती थी। एंट्री क्या थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि अलॉटमेंट के नाम पे जो पैसा लिया है मैंने 5 रुपए, उसमें 2 रुपए शेयर कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ी है, 3 रुपए शेयर कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ी है, और 2 रुपए
सिक्योरिटी प्रीमियम की लायबिलिटी बढ़ी है, पर यहाँ पे देखो एसेट बढ़ गया दोनों से, अलॉटमेंट मनी से अमाउंट आ गया, तो एक तरफ से अब यहाँ पे 5 रुपए लिखूंगा ना, तो एक तरफ से एसेट बढ़ गया और दूसरी तरफ से 2 लायबिलिटी बढ़ी। ये शेयर कैपिटल कहां आने वाला है? लायबिलिटी साइड पे। ऑलरेडी पता है हमारे को सिक्योरिटी प्रीमियम भी लायबिलिटी साइड पे आता है। देखो बिल्कुल इक्वल इक्वल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्लास 11 के बच्चे से पूछ करके देखो, एसेट बढ़ गया, ये लायबिलिटी बढ़ गई। अगर डेबिट और क्रेडिट आपस में कट सकते हैं, अलॉटमेंट, तो हमारी डायरेक्ट एंट्री क्या बन गई? एक तरफ से एसेट बढ़ गया, एक तरफ से लायबिलिटी बढ़ गई। बात समझ में आई? तो ये एंट्री आज तक हमें आती तो थी, लेकिन आज इसका यथार्थ प्राप्त हुआ है हमें, शायद ऐसा मैं समझता हूं। अच्छा जी, तो ये इनकम नहीं। अच्छा जी, तो एक क्वेश्चन लिखो फिर फटाफट से। अच्छा पहले ये सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो। अच्छा जो मैं लिखवा रहा हूं वो भी लिखो, मेरी तसल्ली ही नहीं होती, मैं क्या करूं? लिखो, ऊपर लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम, और बिल्कुल अपना नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं जो हम रिवाइज ना कर पाए एग्जाम के टाइम पे। तो लिखो जी, सिक्योरिटी प्रीमियम इज एन ऑब्लिगेशन, नॉट इनकम, इज एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम, security premium is an obligation from company's point of view. Security premium is an obligation from company's point of view, as it is payable at the time of redemption too. As it is payable at the time of redemption too. TOO2. As it is payable at the time of redemption to TOO2, यानी कि उस टाइम पे देना भी पड़ेगा। ठीक है जी। Therefore लिया क्यों था? ब्रांड वैल्यू के लिए लिया था, ब्रांड वैल्यू और बढ़ाने के लिए। मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया? 120 लिया था और दिया कितना? 140, तो 20 एक्स्ट्रा लिया था ब्रांड वैल्यू की वजह से। मैंने कहा मैं रतन टाटा हूं, अभी 1 मिनट के लिए मान ले मैंने तेरे को सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, तेरा एग्जाम क्लियर हो जाता है और तू किसी को भेजता है, और मैं ये कहता हूँ नॉर्मल फीस तो भैया 10,000 रुपए है, लेकिन मेरे यहाँ पे जगह नहीं है बैठने की, तो मैं तेरे से 12,000 रुपए लूंगा। वो कहेगा ठीक है सर ले लो आप, और जाते समय सोच उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए तो उसको क्या मिलेगा? उसको जाते समय 120 12,000 से भी बड़ी चीज मिलेगी। बात समझ में आई? तो ये है, जाते समय सेटिस्फेक्शन करते हैं हम अपने इन्वेस्टर की, और लिया है कब? लिया है अपने पास में अपना सिक्योरिटी प्रीमियम। वैसे एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात। अच्छा बहुत से बच्चे ना एक और बात पूछते हैं, वो सोचते हैं ये जो लाइन लिखवा रहा था ना, ये भी और लिखवाता हूं, अभी लिखवाता हूं, अभी इसके अंदर और कुछ मत करना। सुनो, बहुत से बच्चे पता है हमें ये कहते हैं, मेरे को ये पूछते हैं, कहते हैं सर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन शेयर्स ही आ सकता है क्या? डिवेंचर नहीं आ सकता? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। डिवेंचर भी सिक्योरिटी प्रीमियम के इशू हो सकते हैं और रिडीम भी हो सकते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम है ना जिससे सिक्योरिटी प्रीमियम ही होता है। ऐसा नहीं है जो शेयर से लिया है उसको शेयर्स पे ही दे सकता हूं, डिवेंचर्स पे भी दे सकता हूं। जो डिवेंचर से सिक्योरिटी प्रीमियम आया है उसको शेयर्स पे भी दे सकता हूं। यानी कि फॉर द टाइम भी होता, पता है क्या कंपनी एक्चुअली करती क्या है? ये 3 शेयर होल्डर मेरे पास में बैठे थे, इनको मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम देना था, नए शेयर इशू किए, ये जाएंगे तो इनकी कुर्सियां खाली होंगी ना। प्रेफरेंस शेयर के अंदर होता है ये रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के अंदर, क्योंकि इक्विटी का तो सिर्फ बाय बैक होता है ना, इक्विटी का थोड़ी ना रिडम्पशन होता है, वो तो लास्ट तक बने रहते हैं, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो प्रेफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, ये तीनों जाएंगे ना तो इनकी जगह पे नए आएंगे, या फिर नई इक्विटी आएगी या फिर नए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी, यानी कि ये 3 जाएंगे तो नए आएंगे। तो ना मैंने जो नए शेयर इशू कर रहा था ना उन पे सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया और इनको दे दिया। आप लोगों का भी एक बार ही नंबर आएगा लेने का, तब नए शेयर इशू कर दूंगा, उनसे सिक्योरिटी प्रीमियम लूंगा और आपको दे दूंगा। ऐसे काम चलाती है कंपनी। ये नहीं कहती अरे टेंशन ही कोई नहीं है भाई, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम देने की ब्रांड वैल्यू चल रही है विजय माल्या वाली,
और सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहे हैं, है जी, जैसे करते हैं ना कई, रिबॉक नहीं सही तो रिबूक सही, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं, तो मैं आपको लिखवा रहा था, लिखो बेटा पूरी लाइन बता, अब इन्होंने बीच में टोक दिया। हाँ, मैंने अभी तक ये बोला कि security premium is an obligation from a company's point of view as it is payable at the time of redemption to, therefore it is credited at the time of, it is credited at the time of due, at the time of allotment due, allotment ही लिख लो, वैसे तो कहीं पे भी ड्यू कर सकते हैं, at the time of allotment due। कंपनी इसका यूज भी करती है। हाँ करती है ना, यूज करती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हर जगह नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज कर लो, यूज नहीं कर सकते, हम हर जगह नहीं कर सकते। डिस्काउंट पे दिए हुए जो डिवेंचर्स है उनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडम्पशन करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकता हूँ, और भी कई यूसेज है, लेकिन जनरल यूज नहीं हो सकता इसका कि पैसा पड़ा हुआ है पे कर दो, मतलब हम इसको राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे अपने पास से हर काम के लिए, ठीक है। ओके, तो क्या बोला मैंने, लास्ट क्या बोला था, इट इज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ड्यू एज फॉलोज। हाँ जी, ये लिखो जर्नल एंट्री एज फॉलोज। Being allotment money due at the time of, at the time of the being allotment money due along with security premium, और ये being allotment money received, हाँ जी ठीक है, लिखा। अब लिखो क्वेश्चन, मतलब जैसे खाना खाने के बाद में सौंफ खानी पड़ती है, तो ऐसे ही हमें कोई भी कॉन्सेप्ट को हजम करने के लिए एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है ना। सर नहीं, हमारा हाजमा तो बड़ा सही है, तुम्हारा हाजमा तो बहुत ही ज्यादा खराब है, और घर जाके तुम पढ़ते भी नहीं हो, और खराब हो जाता है दिन पर दिन। सीरियसली स्पीकिंग, अभी भी कुछ नहीं बड़ा बिगड़ा, अभी भी पढ़ना शुरू कर दो। जो चैप्टर पढ़ाए थे ना वो लड्डू चैप्टर थे, अब से काम बढ़िया तरीके से स्टार्ट होगा। अच्छा सर, वो अकोमोडेशन बिल वो लड्डू था, ये तो हमसे पूछो, आप हमारे दिल से पूछो क्या बीतती है हम पे। खैर कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ये एंट्रीज लिख ली, लिखो जी क्वेश्चन लिखो। व्हाट वुड बी योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर if in above question, if in above question, if in previous question, if in previous question 50,000 shares, 50,000 shares issued at the rate rupees 10 plus 2, rupees 10 plus 2 विद इन ब्रैकेट लिख लेना, 2 के आगे सिक्योरिटी प्रीमियम, payable at the time of allotment, payable at the time of allotment,
देखो मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया ना, वरना एक नया क्वेश्चन बनाता। अब सारी एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, अब और काम आसान कर दूंगा। लिखो all the entries in previous question, लिखो all the entries in previous question remain same. All the entries in previous question remain same except entry for allotment, except entry for allotment, which is as follows, which is as follows. अब लिखेंगे 50,000 लोगों से हमने 5 रुपया मांगा, 3 था ना पहले और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो हमने 50,000 लोगों से 3 रुपया तो शेयर कैपिटल का मांगा और 50,000 लोगों से 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का मांगा। 50,000 लोगों से मतलब 50,000 शेयर्स पे, ऐसे नहीं है कि एक बंदे के पास एक ही शेयर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 50,000 इंटू 5, 50,000 शेयर्स के ऊपर हमें 5 रुपया मिल भी गया। ओके देखो मेरे पास तो लिखी हुई थी पहले से, आप लोग इसको लिख लो, दोबारा से लिख लो। हो गया, जल्दी लिखो और खुला खुला लिखा करो, सुंदर सुंदर। हाँ बेटा, पहली ड्यू की एंट्री है और दूसरी रिसीव की एंट्री। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा ना, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, हाँ ठीक है, वो ड्यू लिखना मैं भूल गया बीच में। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू along with security premium, ठीक है। हो गया। अब आगे हमें करना है, देखो डिस्काउंट पे तो करना नहीं है हमने, अब आगे हमारे को क्या करना है, हमारे को आगे करना है अपने पास में फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर से पहले भी कुछ करना है, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर लायबिलिटी और कॉल्स इन एडवांस एसेट होता है, ठीक है जी। और उसके बाद में हमें शेयर फोरफीट करना है उन बदमाश शेयर होल्डर्स का जिन्होंने पैसा बार बार मांगने पे भी नहीं दिया और टाइम लिमिट एक्सीड कर गई। फोरफीचर के अंदर क्या होता है, उनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाता है और भगा दिया जाता है। तो ये हमें सब करना है, लेकिन आज के लिए इतना ही, और जानने के लिए आते रहिए क्लासेस रेगुलरली, ठीक है। देखो जब मैंने बोला था ना कि आगे हमें करना है, कई लोगों की सांस फूल गई थी कि यार पहले टेस्ट ले लिया फिर क्लास ले ली, अभी आगे करना है ना। कई लोग मन में गाना भी गा रहे होंगे, जाने दो मुझे जाना है ना। हाँ गाना है ये वाला, अमिताभ बच्चन की महान मूवी, जाने दो मुझे जाना है, वादा जो किया है वो निभाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी। तो लड़का कहता है कौन है वो, कौन है वो आगे आगे गाना सुनना, गूगल कर लेना यार, सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या, सारा ज्ञान मुझसे ही लेके जाओ, फीस बढ़ा दूंगा तुम्हारी। अच्छा जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।